क्यों केएफसी के मालिक ने केएफसी पर ही केस कर दिया और मैकडोनल्ड के इस मिस्टीरियस इंसिडेंट की वजह से इस आइकॉनिक जोकर को बैन करना पड़ा। पार्ले जी का ये सच जान के आप शौक हो जाओगे और कैसे इस अमूल वाली लड़की ने अपने सबसे बड़े कंपटीटर को खत्म कर दिया। इन सारी चीजों को आप इसी वीडियो में जानोगे, इसीलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 1, पार्ले जी। पार्ले जी इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे फेमस बिस्कुट है। पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूकोज होता है, लेकिन पहले पार्ले जी को पार्ले ग्लूको के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में सिर्फ पार्ले जी कर दिया गया। सेकंड, ऑन एवरेज 4500 लोग पार्ले जी बिस्कुट खरीदते हैं और सबसे अमेजिंग बात यह है एक साल में जितने पार्ले जी बिस्कुट बनते हैं सबको अगर आप अर्थ के चारों तरफ रखना शुरू कर दोगे तो वो अर्थ को 192 बार कवर कर सकते हैं। पार्ले जी के साथ साथ आप पार्ले जी वाली लड़की को तो जानते ही होंगे, लेकिन ये कौन है और अब कहाँ है? तो 1990s पे इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे थे, पार्ले जी के पैकेट पर ये लड़की कौन है। इसकी रियल आइडेंटिटी रिवील करने के पीछे बहुत सारे दिमाग लगे हुए थे। नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गुंदानिया, ये 3 नाम सबसे ज्यादा पार्ले जी गर्ल से जोड़े गए। बहुत सारी रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया गया कि ये पार्ले जी बिस्कुट पर जो लड़की है सुधा मूर्ति के बचपन की फोटो है। उसके बाद तुरंत ये सेम चीज नीरू देशपांडे पर भी छपने लगी, जो सबसे ज्यादा लेम लाइट में बनी रही। रीजनल न्यूज़पेपर में भी इनके फोटो के साथ शॉर्ट स्टोरी बहुत ज्यादा शेयर करी गई, जिसमें लिखा गया था कि ये नागपुर से बिलोंग करती है और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है और इनके पापा ने 4 साल की उम्र में एक फोटो क्लिक करी थी जो इतनी ज्यादा अच्छी थी जिसे पार्ले जी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पार्ले जी प्रोडक्ट बनाने के मैनेजर खुद आकर कहते हैं कि पार्ले जी कोई रियल लाइफ इंडिविजुअल नहीं है, इसे तो 1960 में बनाया गया। नंबर 2, अमूल गर्ल। क्या आप जानते हो अमूल गर्ल की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने अपने सबसे बड़े कंपटीटर को पछाड़ा? चलिए जानते हैं। तो 1950 का दशक वो दौर था जब भारत को आजादी मिली थी और भारत देश दुनिया के बीच खुद को स्थापित करने में लगा था। ऐसे में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत की अर्थव्यवस्था को पंख लगाने मिल्क प्रोडक्शन के बारे में सोचा, जिसके चलते भारत में व्हाइट रिवोल्यूशन आया। बाद में उन्होंने मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अमूल की शुरुआत की, जिसने थोड़े ही समय में हर घर के किचन में अपनी खास जगह बना ली। इस सक्सेस के पीछे अमूल के पैकेट पर बनी लड़की की भी कहानी बहुत खास है। अमूल गर्ल के स्क्रिप्ट को 1960 में लिखा गया था, जिसको जितनी अटेंशन मिली उतनी कम है। अमूल के जन्म के टाइम पर उसका सबसे बड़ा कंपटीटर पोल्सन बटर था, लेकिन कुछ ही टाइम में अमूल बटर का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाता है और पोल्सन बटर को साइड कर देता है। सिल्वे दकुना ने 1966 में अमूल गर्ल के लिए अटली बटली एड कैंपेन बनाया और यह एड कैंपेन इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज भी दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाला एड कैंपेन बन गया है। नंबर 3, एमडीएच की शुरुआत महाशान चुन्नीलाल गुलाटी ने 1919 में सियालकोट में की थी। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान के पंजाब में रहा करती थी। फिर पार्टीशन के बाद चुन्नीलाल गुलाटी के बेटे धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें आप एमडीएच वाले चाचा के नाम से भी जानते हो, उन्होंने अपनी दिल्ली में स्पाइसेस की शॉप ओपन। फिर उन्होंने वहीं से अपने काम को एक्सपेंड करना शुरू किया और उन्होंने वहीं से अपने एम्पायर को बड़ा करा। अनफॉर्चुनेटली धर्मपाल जी की डेथ 3 दिसंबर 2020 में 97 की एज में हो गई, मगर आज भी इन्हें हर कोई जानता है इनके एड्स की वजह से। नंबर 4, केएफसी, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ये इतना ज्यादा फेमस जो है, मगर क्या आपको पता है केएफसी ने इसके मालिक पर ही केस कर दिया था। और केएफसी वाले ये चच्चा व्हाइट कोटी क्यों पहनते हैं? केएफसी की शुरुआत कर्नल हार्डे सैंडर्स ने की थी। उन्हें बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन केएफसी की पहली ब्रांच 1952 में यूटा में हुई थी और देखते ही देखते केएफसी इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा कि उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलने लगे। क्योंकि अब उसको हैंडल करना सैंडर्स के हाथ में नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को कुछ इन्वेस्टर को बेच दिया, जिन्होंने पैसे बचाने के लिए इंग्रेडिएंट में कमी कर दी, जिसका पता सेंडर को चल गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी के नाम से एक और रेस्टोरेंट ओपन करा, जिसका पता इन्वेस्टर को चल गया। फिर उन्होंने सेंडर पे केस कर दिया, मगर सेंडर्स ने भी उनके नाम से ब्रांडिंग करने के लिए कंपनी पर केस कर दिया। इसके सेटलमेंट पर सेंडर्स को $1 मिलियन मिले। केएफसी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि 1950 में कैनेटिकट के गवर्नर ने सेंडर्स को कॉर्नल का खिताब दिया था। उसके बाद वो केनर की तरह रेस करने लग गए थे, व्हाइट कोट और व्हाइट हेयर। नंबर 5, आपको ये मैकडोनल्ड का जोकर याद है? तो बहुत ज्यादा फेमस था, जिसे मैकडोनल्ड को सक्सेस की ऊंचाई छूने में बहुत हेल्प करी थी। इसके बंद होने के बाद मैकडोनल्ड के सबसे बड़े कंपटीटर बर्गर किंग ने एक कैंपेन भी चलाया था इसके बंद होने की खुशी में। मगर सवाल ये है इस जोकर को बंद क्यों करना पड़ा? इस जोकर का नाम रोनाल्ड था, जिसे 1960 में खुद की कॉमिक में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इसे हैमर गन सेल करने के लिए यूज किया जाने लगा। रोनाल्ड के साथ और भी कैरेक्टर लॉन्च किए गए थे, लेकिन 2003 में सारे बंद हो गए। रोनाल्ड किसी तरह बच गया। रोनाल्ड के सर पर खतरा अभी भी था, क्योंकि उस टाइम सर्कस और कार्निवल भी बंद हो रहे थे और जोकर को लेकर लोगों की राय भी अच्छी नहीं थी। और रोनाल्ड का चेहरा हिट मूवी के हुए से भी बहुत ज्यादा मिलता था, इसीलिए बच्चे इससे खुश होने की वजह डर जाया करते थे। इसलिए मैकडोनल्ड ने अपना फोकस बच्चों से हटाकर मटन की तरफ कर दिया। फास्ट फूड केस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, इसकी वजह से मैकडोनल्ड ने लोगों के प्रेशर की वजह से रोनाल्ड को साइड में करना शुरू कर दिया। सबसे बुरी बात तो ये होने लगी कि रोनाल्ड का कॉस्ट्यूम पहन के लोग चोरी, प्रैंक जैसी और भी बहुत गलत काम कर रहे थे और कुछ केसेस में तो लोगों के पास वेपन भी मिली थी, जिससे रोनाल्ड की इमेज को बहुत भारी नुकसान हुआ था। इसलिए 2016 में इसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया, लेकिन इसके वापस आने के चांस है। तो देखते हैं ये जोकर हमें फिर से देखने को मिलता है या फिर नहीं।